हेलो गाइस, वेलकम टू डीडी क्लासेज। मैं डीडीटी एक बार फिर से इनर्ट गैसेज में आप लोगों का सेकंड सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट सेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन को क्या क्या कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। इसके कुछ नेचर आप लोगों ने पढ़े हैं और इस सेशन में मैं पूरा का पूरा जीरो ग्रुप एलिमेंट को कवर करने वाला हूं। तो आई होप ये लेक्चर आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ध्यान से देखिएगा। इस सेशन में मैं बहुत ही यूजफुल बातें करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर के लिए आज का सेशन। यहां पे इनर्ट गैस के बारे में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। यहां पर हमें बात करनी है एटॉमिक साइज के बारे में। तो एटॉमिक साइज जो होती है, अगर इनर्ट गैस के बारे में बात करें तो इनर्ट गैस की जो एटॉमिक साइज है वो क्या होती है, अपने पीरियड में सबसे बड़ी होती है, अपने पीरियड में सबसे बड़ी होती है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हैं। यहां बात करें आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करें तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वेरी हाई होती है, बहुत उच्च होती है। और ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स घटते चले जाते हैं। यहां पर हम कंपेरिजन करते हैं दो एलिमेंट के बारे में। यह है एक, मान लो एलिमेंट, इसमें दो सेल हैं। ये दूसरा एलिमेंट है, इसमें सेल की संख्या कितनी है, ये मान लिया 5 सेल है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो ये मान लिया ये जो है ये इलेक्ट्रॉन की रखवाली कर रहा है, ये जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपनी नजर जमाए हुई है। तो ये इजिली इसको क्या कर पाएगा, देख पाएगा। अब इसके बीच में भी तो क्राउड है, ये इसको इजिली देख नहीं पाएगा। इसकी जो पावर है यहाँ पर कम लगेगी और इसकी जो यहाँ पर पावर है वो क्या होगी, ज्यादा लगेगी। तो इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना क्या है, डिफिकल्ट है। यानी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या है, ज्यादा है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना इसका क्या है, इजी है, क्योंकि ये डिस्टेंस में है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, जी बिल्कुल आपने सही कहा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, घटती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके कोषों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल। तो यहां पर नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या कहता है इसका, हमें पढ़ना है यहां पर ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। तो इसका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से अगर हम ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें तो ये भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ऊपर से नीचे बढ़ता चला जाता है। दो एक फीचर याद रखेंगे, जो घटता है, बाकी सब तो बढ़ते हैं। आप बढ़ने वाला नहीं याद करेंगे, बस यही याद रखेंगे कि हाँ बढ़ता है, सबका सब बढ़ता है, बस घटता कौन सा है यही याद रखना है। तो दो एक फीचर्स हैं, मैं अभी आपको बता देता हूं कौन कौन सा है। एक तो आपने देखा ही। तो अगला यहां पर वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीजिंग गोइंग डाउन, ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। पोलिजिलिटी क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती चली जाती है। यहां पर फिजिकल स्टेट इसके देखते हैं तो ये सब की सब क्या होती है, मोनो एटॉमिक गैस हैं। सब की सब क्या है, मोनो एटॉमिक गैस हैं और ये स्लाइटली पॉइजनस होती है। इनका पॉइजनस रेट जो होता है 1.66 के अप्रॉक्स में होता है। इनका पॉइजनस रेट जो है वो क्या होता है, 1.66 के अप्रॉक्स में होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका पॉइजनस टर्म बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, और किसी भी एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको इजिली याद रखेंगे। इसका पॉइजनस रेशियो कितना है, 1.66 है। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो आइसोलेट कैसे करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो आइसोलेशन के लिए हम इसका आइसोलेशन क्या करते हैं, एयर से करते हैं। कहां से करते हैं, एयर से करते हैं। वायु में इनर्ट गैस की जो क्वांटिटी होती है, टोटल वायु का 1% पार्ट होती है। अब इसमें से हम निकालेंगे कैसे, तो वायु में क्या क्या होता है, सबसे पहले आपका मान लिया ऑक्सीजन होती है, वायु में मोस्टली ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन 78% पार्ट बनाती है, आपको पता ही है। तो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और H2O होती है। इसके साथ साथ यानी जलवाष्प होती है। इसके साथ साथ आपकी बची हुई जो गैसेज हैं वो क्या होती हैं, बची हुई जो भी गैसेज हैं वो आपकी मोस्टली नोबल गैस होती हैं। तो उसको क्या करना है आपको, उसी को तो निकालना है। यानी इन चारों को हटा दो तो बाकी आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा आपका नोबल गैस। और नोबल गैस को हम क्या करेंगे, देवाल चारकोल मेथड से उसको भी क्या करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर देकर के उसको एब्जॉर्ब करा देंगे। एब्जॉर्प्शन क्या होता है आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एयर को
प्रवाहित करेंगे। कहां से प्रवाहित करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से प्रवाहित करते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो मोस्टली क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, पोटेशियम कार्बोनेट बना लेता है, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है तो बेस्ट आपका कौन सा कंपाउंड यानी रीजेंट कौन सा है, वो बेस्ट रीजेंट है आपका क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रोवाइड करेंगे और आपका क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, कॉपर पर डालेंगे। कॉपर जो है वो मोस्टली ऑक्साइड बहुत स्टेबल बनाता है, तो ऑक्साइड अगर स्टेबल बनाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेगा और ऑक्सीजन भी हमारी रिमूव हो जाएगी। बचा क्या, जल बचा हुआ है, यानी एनहाइड्रस मैंने बोला, हाँ जल बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ है इसके साथ साथ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन भी बचा हुआ है। तो नाइट्रोजन को पहले रिमूव कर लेते हैं। तो नाइट्राइड जो है मैग्नीशियम सब बहुत स्टेबल बनाता है, तो मैग्नीशियम में से प्रोवाइड करेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा और क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी इजीली। और इसी के साथ साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो मोस्टली क्या करेगा, जल को अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा, और इसके बाद में हमें क्या प्राप्त होने वाली है, जो हम निकालने वाले थे। मतलब क्या, नोबल गैस हमें यहीं पर अचीव हो जाती है। लेकिन हम नोबल गैस में आपकी ढेर सारी यानी 6 गैसेज हैं, कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हम स्टेटमेंट पर ध्यान दे लेते हैं, हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर बात करते हैं। देखिए आइसोलेशन में हमने क्या करा है, यहाँ पर नाइट्रोजन ले लिया है, यानी यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, एयर ले लिया है, उल्टा हो गया। यहां पर हमने एयर ले लिया है, एयर में ये गैसें होती हैं जो अभी हमने बात करी है। सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने बताया था, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से प्रोवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। इसी तरीके से फिर से हम क्या करेंगे, कॉपर के में प्रोवाइड करेंगे तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड होना था, ये निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, मैग्नीशियम में प्रोवाइड करेंगे तो क्या निकाल देगा, नाइट्रोजन निकाल देगा। और फिर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या निकाल देगा, जलवाष्प को निकाल देगा, और बचेगा क्या आपका नोबल गैस। यही स्टेटमेंट में हमने लिख रखा है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये टोटल एयर का क्या होता है, 1% पार्ट होता है, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा है। यहां पर बात करेंगे सेपरेशन कैसे करेंगे इनर्ट गैसेज का। तो ये हमने बताया था देवार चारकोल मेथड होता है, हम चारकोल में प्रोवाइड करेंगे अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो सबसे पहले हम नोबल गैसेज को लेते हैं और चारकोल में प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप चीनी का अगर देखेंगे, कुछ चीनी का निर्मलन प्रक्रिया, यानी चीनी को हम लोग साफ कैसे करते हैं, तो सिरप को क्या करते हैं, क्योंकि वो गंदा होता है, उसको क्या करते हैं, बोन चारकोल के ऊपर डालते हैं। ऐसे ही बोन चारकोल के ऊपर डालते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है, ये बोन्स लगी होती हैं, ऐसे ही बोन चारकोल से लगे होते हैं। तो यहाँ पर सिरप आता है ऐसे ही, और एब्जॉर्ब होकर के यहाँ पर हमें चीनी मिल जाती है। ये जो चीनी होती है वो क्या होती है, कलरलेस होती है। ये क्या होती है, कलरलेस होती है। और यहाँ पर क्या होती है, ये ब्लैक शुगर होती है। ये क्या होती है, ब्लैक शुगर होती है। तो यहाँ पर ब्लैक शुगर से हमने क्या अचीव कर लिया, कलरलेस। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन बोलेंगे। तो ये चीजें हम लोग एडजॉर्प्शन वगैरह सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, इसको कवर करेंगे बहुत जल्दी, उसका भी लेक्चर अपलोड होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसमें फोर्स कौन सा काम करता है। तो इसमें फोर्स कौन सा लगेगा, हिंदी में बात करें तो अवशिष्ट बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा, अवशिष्ट बल काम करेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में। तो ये हो गया आपका जी, ये हो गया इनर्ट गैसेज। अब इसको क्या करेंगे, चारकोल पर हम क्या करने वाले हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चारकोल प्रोवाइड करेंगे किस टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रोवाइड करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रोवाइड करेंगे तो हमारे दो गैसेज जो हैं, हीलियम और नियॉन, वो अनएब्जॉर्ब्ड होते हैं, मतलब वो अधिशोषित नहीं होते हैं। और बाकी की 3 गैसेज जो हैं आपकी, आर्गन, कैप्टॉन और जेनॉन, ये इस टेम्परेचर पर है 100 डिग्री सेल्सियस पर चारकोल के द्वारा क्या होती है, अधिशोषित कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। फिर हम क्या करेंगे, इसको जो आपके एब्जॉर्ब्ड गैसेज हैं उसको क्या करेंगे,
फिर से लेकर के जाएंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर फ्रेश पीस ऑफ चारकोल, यानी चारकोल के फ्रेश पीस पर फिर से लेकर के जाएंगे और किस टेम्परेचर पर 180 डिग्री सेल्सियस पर इसको फिर से क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर आपका क्या होगा, ये जो आपका आर्गन है वो अनएब्जॉर्ब रहेगा और अनएब्जॉर्ब होगा तो उसको हम अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और यहां पर एब्जॉर्ब क्या होगा, क्रिप्टॉन और जेनॉन। तो इसको क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे, यानी फ्रेश पार्ट पर लेकर के जाएंगे और 90 डिग्री सेल्सियस पर इसको एब्जॉर्ब कराने की कोशिश करेंगे। तो जेनॉन तो एब्जॉर्ब हो जाएगी और क्रिप्टॉन क्या होगी, ये अनएब्जॉर्ब रहेगी। तो यहां इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को क्या किए, हटा लिए इजिली। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करें, हीलियम और नियॉन को कैसे करेंगे। तो 180 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करेंगे, वही प्रोसेस में दोहराएंगे। तो नियॉन जो है ये क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी और हीलियम अनएब्जॉर्ब अब भी रहने वाली है। तो यानी ये दोनों भी आपकी क्या हो गई हैं, इजिली अलग हो गई हैं। तो हम लोग इस मेथड को सबसे पहले देवार साहब ने यूज करा था, इसलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, देवार चारकोल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देवार चारकोल मेथड बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग फिर बात करने वाले हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में, यानी जो है यहां पर हम बात करेंगे इनर्ट गैस के कंपाउंड्स के बारे में। यानी इनर्ट गैस कंपाउंड्स बनाता है तो कौन कौन सा कंपाउंड बनाता है, किस किस कंडीशन में बनाता है, यहां पर बात करनी है। तो मोस्टली मैंने बताया था कि जेनॉन जो होता है यही अपना कंपाउंड बनाता है। जेनॉन जो है ये क्या करता है, अपना कंपाउंड बनाता है। तो जेनॉन जो अपना कंपाउंड बनाता है, सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था जेनॉन का पहला कंपाउंड, द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ जेनॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये अलग अलग कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा गया है। ये मोस्टली किसके लिए, नीट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ पीजीटी में भी पूछा जा सकता है, टीजीटी वाले को भी पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आईआईटी वाले भी इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला कंपाउंड जेनॉन का कौन है, तो आप बोल सकते हैं कौन सा, जेनॉन हेक्साफ्लोरो प्लैटिनेट। ये है जेनॉन हेक्साफ्लोरो प्लैटिनेट, ये कंपाउंड आपका पहला जेनॉन का कंपाउंड है। तो यहां पर बात करते हैं, इसको हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनॉन का पहला कंपाउंड कौन सा था, तो कौन सा था, जेनॉन हेक्साफ्लोरोप्लैटिनेट था, ZcPtF6, ये आपका कंपाउंड है। तो अगला टर्म बात करते हैं, जेनॉन जो है मेक इट्स फ्लोराइड, ये फ्लोराइड भी बनाता है, जेनॉन ऑक्साइड भी बनाता है, ऑक्सीफ्लोराइड भी बनाता है और कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। तो बात करते हैं एक एक के बारे में। यहां पर जेनॉन अगर फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर, तो क्या क्या करेगा, जेनॉन और फ्लोरीन को अगर हम 2:1 2:1 के रेशियो में लेते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं, तो क्या बनाएगा, जेनॉन डाइफ्लोराइड बनाएगा। जेनॉन डाइफ्लोराइड बनाता है। रेशियो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2:1 के रेशियो में लेंगे तो आपका क्या बनेगा, जेनॉन डाइफ्लोराइड बनेगा। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 400 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहां पर अगर 1:5 कर देते हैं और जेनॉन का रिएक्शन किससे कराते हैं, फ्लोरीन से कराते हैं, तो ये क्या बनाने वाला है, ये आपका जेनॉन टेट्राफ्लोराइड बनाएगा, HCF4 बनाने वाला है। अगर 1:20 कर देते हैं तो ये हेक्साफ्लोराइड बनाएगा, ये हेक्साफ्लोराइड बनाएगा। तो याद रखेंगे क्या, 1520 246 याद रख सकते हैं। जेनॉन का रेशियो 1520 और यहां पर क्या हो जाएगा 246। तो ये तो इजिली है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। यहां पर क्या करेंगे 1520। अब यहां पर क्या होगा इसका 211। तो ये याद कर लेंगे। तो अगर रेशियो 2:1 है तो क्या बनेगा, सेम टेम्परेचर पर आपका डाइफ्लोराइड बनेगा
अगर 1:5 है तो सेम टेम्परेचर पर आपका जेनॉन टेट्राफ्लोराइड बनेगा, और अगर टेम्परेचर सेम है और रेशियो 1:20 है तो क्या बनेगा, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड बनने वाला है। ये कंडीशंस आप लोग हमेशा याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट ये है these fluoride of xenon get hydrolyzed by H2O and to gives xenon oxide, xenon oxyfluoride। इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या होता है, इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, और हाइड्रोलाइज होकर के क्या देगा, ऑक्साइड दे सकता है, ऑक्सीफ्लोराइड दे सकता है, फ्लोराइड दे सकता है। तो कैसे बात करते हैं इसके बारे में, यहां पर जेनॉन डाइफ्लोराइड को हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या देगा, ये देगा आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड निकल जाएगा और ऑक्सीजन गैस रिमूव होगी और जेनॉन आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाने वाला है। तो ये देखा जाए तो यहां पर क्या हो जाए, ऑक्सीजन गैस रिमूव हो जा रही है। अगर हम बात करें टेट्राफ्लोराइड की, इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो भी जेनॉन क्या होगा, आपका निकल जाएगा, जेनॉन क्या निकलेगा आपका, जेनॉन ऑक्साइड निकलेगा और ये हाइड्रोजन फ्लोराइड निकलेगा, और फिर हाफ मॉलिक्यूल्स किसके, ऑक्सीजन के, इसमें भी निकल जाने वाले हैं। फिर बात करते हैं यहां पर जेनॉन हेक्साफ्लोराइड के बारे में बात करें तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड जो है ये क्या करेगा, जेनॉन ट्राईऑक्साइड देगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड देगा, और इसमें आपका ऑक्सीजन गैस रिमूव नहीं होने वाली है। तो यहां पर पार्शली हाइड्रोलाइज ऑफ HCF4 टू गिव्स HCOF2, यानी अगर आपका जेनॉन टेट्राफ्लोराइड पार्शली हाइड्रोलाइज होता है तो क्या देने वाला है, ऑक्सी अम्ल देने वाला है, HCOF2 ये कंपाउंड दे देगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये हमने क्या करा है, इसको हमने पार्शली हाइड्रोलाइज किया है। पार्शली हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या निकलेगा, आपका जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड निकलेगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड इसमें भी रिमूव हो जाना है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर वाटर की अधिकता में, जल की अधिकता में इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे हेक्साफ्लोराइड को, तो ये भी क्या देगा, आपका ऑक्सी एसिड देगा, ये भी HCO2F2 देगा, ऑक्सी एसिड देगा। और अगर हम इसको क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट में H2O लेते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, HCOF4, यानी ये भी ऑक्सी एसिड मिलने वाला है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम पहला कंपाउंड लेते हैं HCF2 डाइफ्लोराइड ले लेते हैं। पहला कंपाउंड हमने ये ले लिया डाइफ्लोराइड। तो डाइफ्लोराइड जो है आपका, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा, HCF2। अब इसमें देखा जाए, एक सेकेंड में लाइट में थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं और कलर को लाइट कलर में लेता हूं। तो यहां पर देखा जाए तो क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये आपका 2 फ्लोराइड जुड़ा हुआ है, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है आपको, प्लस में क्या मिल रहा है आपको, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता क्या, स्टेरिक नंबर मिलता है। क्या मिलता है, स्टेरिक नंबर मिलता है। और स्टेरिक नंबर से हम लोग क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है तो हमारी लेक्चर सीरीज में जाकर के देख सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ज्योमेट्री को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर इजिली क्या निकाल सकते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, 2 तो लोन पेयर है, सॉरी 3 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 और 2 5 है, यानी इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनने वाले हैं, 5 बनने वाले हैं। 5 बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो और लोन पेयर कितना हो, 3, तो क्या होगा, शेप जो होगा इसका क्या होगा, लीनियर होगा।
इसका शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। इस पर हमने टेक्स्ट के बारे में बात करी थी, सबसे पहले सबसे प्यारी सिटी लाई प्यारी बीबी। इस टेक्स्ट को आप लोग हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1 में या 2 में जाकर के देख सकते हैं, हमने डिस्कस कर रखा है, चेक करिएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा, उस लेक्चर सीरीज को मैं एक बार फिर से दोहरा दूंगा या आपको आपके लिए अलग वीडियो में ड्रॉप कर दूंगा, देख करके बताइएगा। तो यहां पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आएगा वो आएगा sp3, यहां पर आपका निकलेगा sp3d। यहां पर थोड़ा सा क्या हो गया है, गलत हो गया है। यहां पर निकलेगा आपका 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड 5 पर निकलेगा sp3d। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, लोन पेयर 3 होता है, तो ज्योमेट्री इसकी कैसी होती है, लीनियर होती है। कैसी होती है, लीनियर होती है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 180 हो जाएगा। लोन पेयर कितना 3 है सेंट्रल एटम पर, और टोटल लोन पेयर कितने हैं 9 है। अब 9 कैसे, 3 इसके हो गए, 3 इसके आएंगे और 3 इसके आएंगे, तो 3 3 जा 9 आएगा। तो यानी कि टोटल लोन पेयर इसका कितना आएगा, 3 आएगा। लोन पेयर अगर आपको निकालना नहीं आता है तो भी आप वो क्या कर सकते थे, मैंने ट्रिक बताई थी, v - b/2। इससे आप क्या निकाल सकते हो, लोन पेयर निकाल सकते हो। तो आई होप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां से जाकर के पहले हाइब्रिडाइजेशन को देखोगे, उसके बाद में इस वीडियो को यहीं से फिर से स्टार्ट करिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात करें XCF4 के बारे में, तो XCF4 जो है आपका इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, sp3d2। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या आएगा, 2 लोन पेयर आएगा और 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 और 2 6 स्टेरिक नंबर निकल करके आएगा, और 6 स्टेरिक नंबर निकल करके आने वाला है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं 6 स्टेरिक नंबर पर क्या होता है, 6 स्टेरिक नंबर पर आता है हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2। और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d2 हो, लोन पेयर 1 हो, तो ज्योमेट्री कैसी होती है, 1 लोन पेयर पर होती है स्क्वायर प्लेनर, और अगर 2 होती है तो क्या होगी, प्लेनर स्क्वायर। सबसे पहले सॉरी sp3d2 पर 1 लोन पेयर होगा तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, और d2 होगा तो प्लेनर स्क्वायर या स्क्वायर प्लेनर इसका होगा। तो इसके बारे में हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर रखा है। सबसे पहले सबसे प्यारी सिटी लाई प्यारी बीबी, आप लोग जाकर के यहाँ पर देखेंगे और ये आपको बातें समझ में आएंगी। लोन पेयर इसका कितना होगा, सेंट्रल एटम पर 2 लोन पेयर, यहां पर मैंने यहां पर ड्रॉप कर रखा है 1 और 1, 2 लोन पेयर। टोटल लोन पेयर कितना होगा, 2 तो इस पर हो गया और इन सब पर 3 3 हो जाएंगे, तो 3 4 जा 12 और 2 14। तो यहां पर कितना निकल करके आया, 14। इसी तरीके से XCF6 का भी आप देखेंगे, आप खुद निकाल करके देखेंगे वैसे, और मैच कराएंगे, इजिली आप कर पाओगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा हाइब्रिडाइजेशन तो बताइएगा, मैं इसके लिए अलग सा लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। sp3d3 इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आने वाला है, और ज्योमेट्री इसकी पेंटागोनल पिरामिडल निकल करके आएगी, जो कि क्या होगी, डिजॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी, डिजॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी। लोन पेयर इसमें 1 निकलेगा सेंट्रल एटम पर, और टोटल लोन पेयर 19 आएंगे। तो यहां पर इस सब के बारे में आप लोग देखेंगे, इसकी सीसा ज्योमेट्री कहां से आई। अब यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इसके बात करते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद पेंटाहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली ट्राईहैलाइड और पेंटाहैलाइड दोनों बनाते हैं, तो पेंटाहैलाइड से इसके नाइट्रोजन फैमिली से हम क्या करने वाले हैं, इसका रिएक्शन कराने वाले हैं। तो हमने ये कंपाउंड ले लिया, इसका XCF10, यन जो है आपका 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, जैसा कि अब में हमने अभी जल्दी में पढ़ा है। और यहाँ पर यम की जगह पर नाइट्रोजन रख सकते हैं, और पेंटाहैलाइड फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, आप इसको पुट कर सकते हो। अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो हमारा क्या बनेगा, XC बनेगा, जेनॉन और जेनॉन फ्लोराइड बनेगा। और फ्लोराइड में कितना आयन आने वाला है आपका, जितना भी यहाँ पर यन लेंगे यानी 2 लेंगे तो यहाँ पर XCF ही बनेगा, अगर यहाँ पर 4 लेंगे तो XCF3 बनेगा, अगर यहाँ पर 6 लेंगे तो XCF5 बनेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, MF6, ये मोस्टली बनने वाला है। और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा
पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टाइप का कंपाउंड बनने वाला है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले पर हम पुट करते हैं XeF4, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एंटीमनी का फ्लोराइड ले रहा हूँ SbF5, और इसका रिएक्शन कराता हूं। तो यहां पर नंबर कितना है 4, तो 4 में से क्या करेंगे, यहां पर n-1 यानी 1 करेंगे, यानी निकल करके क्या आएगा, XeF3 निकल करके आएगा, XeF3 निकल करके आ गया। और यहाँ SbF6 तो श्योर सा है बनने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ा देंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैरी कर देंगे इस पर, और हमारा प्रोडक्ट निकल करके आ जाएगा। सेम इस पर भी करना है, आप लोग इसको करके देखोगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैच करा लोगे। फिर नेक्स्ट जो है आपका रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। हाइड्रोजन के साथ में अगर XeFn हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो जेनॉन तो आपका अलग हो जाएगा और फ्लोराइड हाइड्रोजन को लेकर के फरार हो जाएगा। तो यहां पर बात करते हैं XeF2 लेते हैं तो हाइड्रोजन साथ में दोनों हाइड्रोजन, ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन को लेकर के फरार हो जाएंगे और जेनॉन को अकेला छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं SiO2 सिलिका के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो सिलिका के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मोस्टली XeO3 बनेगा और सिलिकन का फ्लोराइड बनेगा, सिलिकन का फ्लोराइड बनेगा। सिलिकन फ्लोराइड स्टेबल बनाता है तो सिलिकन का फ्लोराइड बनेगा और यहां पर जेनॉन ऑक्साइड बनेगा। तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। क्लेथरेट के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और फिर से यहां पर लास्ट टर्म बात करते हैं। क्लेथरेट और केज कंपाउंड क्या होता है, तो हमने बताया था जब किसी सॉलिड की वाइट्स में कोई क्या बैठ जाती है, नोबल गैस बैठ जाती है, तो वो और अधिक सोल्डिफाइड हो जाता है। जो आपका सॉलिड है वो और अधिक सोल्डिफाइड हो जाता है। अंदर वाली गैस को, यानी गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्ट बोलते हैं, और जो सॉलिड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो इस टाइप से हमारा कंपाउंड निकल करके आता है। उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, केज कंपाउंड बोलते हैं। स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। व्हेन इनर्ट गैस up the cavities or weights of crystalline solid and get solidified and the compound are called clathrate compound। जब किसी सॉलिड में या सॉलिड की कैविटीज में क्या बैठ जाता है, इनर्ट गैस बैठ जाती है, तो सॉलिड और अधिक सोल्डिफाइड हो जाता है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्लैथरेट बोलते हैं। और ये जो है आपका नोबल गैस को हम क्या बोलते हैं, गेस्ट बोलते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड को होस्ट बोल देते हैं, और ऐसे कंपाउंड को क्लैथरेट बोल देते हैं। अब इनका जो क्लैथरेट है, इनका डायपोल टू इंड्यूस डायपोल अटैच टू फोर्सेस। यहां बात करते हैं, हम फिनॉल ले लिए हैं और फिनॉल के तीन मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, और तीनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हम देखते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब इसके बीच में जो कैविटीज है, इस कैविटी में आकर क्या बैठ गया है, आर्गन बैठ गया है, यानी इनर्ट गैस बैठ गई है, और इनर्ट गैस बैठ गई है तो ये क्या बना रहा है, एक क्लैथरेट यानी केज टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, पिंजड़ा यौगिक बना रहा है। तो ये आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ पर एक और बेसिक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। एक आता है, थोड़ा सा एक सेकेंड, ये बात करते हैं। हम क्या करेंगे, कंपाउंड कोई सा भी दिया हो सकता है, जैसे मान लिया क्रोमियम दिया हुआ है, क्रोमियम +3 आयन। अब इसका पूछ लिया गया क्रोमियम +3 आयन का क्या, इसका पूछ लिया गया ये डायामैग्नेटिक कैरेक्टर इसका कितना है या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इसका कितना है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टिक्स के बारे में हम लोग कुछ अगले लेक्चर्स के में कवर करने वाले हैं और बात करेंगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो आशा करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय, थैंक यू।